तो वी इन्वेस्ट अलॉन्ग विद आवर स्पाउस। स्पाउस को हम साथ में जॉइंट ओनर बना लेते हैं और प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोओनरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, एक छोटा सा बेनिफिट जो आप सब प्रैक्टिकली करते भी होंगे, कोओनरशिप। जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वी इन्वेस्ट अलॉन्ग विद आवर स्पाउस। स्पाउस को हम साथ में जॉइंट ओनर बना लेते हैं और प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोओनरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो बेनिफिट क्या है, सेक्शन 24। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो फ्रेंड्स, मिस्टर ए एंड मिसेज ए दोनों को 2-2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 लाख बेनिफिट मिल गया। 80 EEA 1.5 लाख, 1.5 लाख। 80C 1.5 लाख, 1.5 लाख। दूसरा, अगर बाद में रेंट आता है तो फ्रेंड्स, 2 पार्ट्स में असेस होगा, मिस्टर ए के लिए अलग, मिसेज ए के लिए अलग। तो स्लैब रेट्स के कारण बेनिफिट। तो फ्रेंड्स, दैट इज द बेनिफिट ऑफ कोओनरशिप। अगर आप जॉइंटली प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो ये सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। बट फ्रेंड्स, आई हैव नोटिस वन थिंग इन दिस रेस्पेक्ट, जो मैं चाहूंगा कि आप वो काम ना करें। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वहां पे बोलते हैं जॉइंट ओनर कौन रहेंगे, मिस्टर ए और मिसेस। उसमें 2 मिस्टेक की जाती है। फर्स्ट, एक तो रेशियो स्पेसिफाई नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, ट्राई टू गेट इट रेशियो स्पेसिफाई अगर पॉसिबल है। बट फ्रेंड्स, ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं मानूंगा। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव में जॉइंट ओनर को ओनर तभी माना जाएगा जब दोनों का पैसा लगा हो, मनी कॉन्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, आई हैव सीन द केसेस जहां पे रजिस्ट्री तो जो हो रही है वो दोनों के नाम हो रही है जॉइंट ओनरशिप में, बट सारा पैसा किसने पे किया है, मिस्टर ए। मिसेज ए के पास तो पैसे ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है टू पे दैट अमाउंट। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव में वो प्रॉपर्टी मिस्टर ए की है, मिसेज ए की नहीं है। तो इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव में अगर आपको ये डबल बेनिफिट्स लेने हैं तो फ्रेंड्स, यू हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दैट प्रोपोर्शन इन विच यू वांट टू टेक द बेनिफिट्स। अगर आप चाहते हो दोनों इक्वल ओनर हो, दोनों को डबल ये सारे बेनिफिट्स मिले, तो 50% पैसा मिस्टर ए का जाना चाहिए, 50% पैसा मिसेज ए का जाना चाहिए, जो मिसेज ए ने खुद अर्न किया हो। फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर दिस, सोर्स मस्ट बी फ्रॉम बोथ को-ओनर्स इन रेशियो प्रपोज्ड। अदरवाइज फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एक स्टैंप ड्यूटी में भी फ्रेंड्स बेनिफिट होता है। कुछ स्टेट्स के अंदर अगर फीमेल बायर होती है तो कुछ स्टैंप ड्यूटी 2% शायद कम लगती है। तो अगर 50-50 होते हैं तो 1% स्टैंप ड्यूटी कम लगती है। दूसरा फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल लाइफ एडवाइस है जिससे इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। आपने मान लो 50% पैसा पे भी करा, बट वो एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कि 50-50 गया है, क्योंकि जब बैंक अकाउंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसमें सारे अमाउंट्स मिक्स हो रखे होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा पैसा कब आया, किसने कितना दिया। तो फ्रेंड्स, इट्स बेटर टू ओपन अ सेपरेट जॉइंट बैंक। हस्बैंड का बैंक अकाउंट अलग है, वाइफ का बैंक अकाउंट अलग है। आप प्रॉपर्टी बाय करने के लिए अलग से बैंक अकाउंट ओपन करो, हस्बैंड उसमें अपना पैसा ट्रांसफर करे, वाइफ उसमें अपना पैसा ट्रांसफर करे, और उससे जो सेलर है उसको पैसा ट्रांसफर। मेंटेन द आइडेंटिटी। ये पैसा हमने सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज किया है, फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी। ये पैसा आया था जी, देखो इतना 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 चला गया, हस्बैंड से इतना आया, वाइफ से इतना, और टोटल इतना गया। जो पैसा बचे वो वापस डिस्ट्रीब्यूट। तो फ्रेंड्स, उससे क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे टू एनीवन इंक्लूडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि देखो जी हमने 50-50 पैसा पे किया है। इवन कोशिश करो कि स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट भी क्या हो उस पर्टिकुलर रेशियो, जनरली इट इज 50-50, तो वो भी इस बैंक अकाउंट से। तो फ्रेंड्स, 2 बैंक अकाउंट से 2 चेक काटते हैं तो सामने वाले को भी प्रॉब्लम आती है। तो आप एक बैंक अकाउंट बट ज्वाइंट बनाओ, दैट्स ऑल। छोटा सा कंप्लायंस इधर है, बैंक अकाउंट ही तो ओपन करना है, दैट्स ऑल। और आज के दिन तो वैसे ही बहुत आसान है बैंक अकाउंट ओपन करना ऑनलाइन। बैंक वाले भी खुश, एक नया अकाउंट मिल गया। पंकज जी, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ जी। नॉर्मली जब घर खरीदते हैं तभी पहले हम डाउन पेमेंट कर देते, 20% डाउन पेमेंट, उसके बाद हम होम लोन खरीदते। हाँ जी। होम लोन लेते। तो अगर
when we are doing the down payment, that हम्म, time if the partner has not contributed, but they have taken the home loan in their name, and later that is being used as part of this. Yeah, proportion has been changed after that. Then how does this clause impact? अभिषेक जी, दैट हैपेंस प्रैक्टिकली जो आपने बोला है, और बहुत लोग ये काम करते हैं कि डाउन पेमेंट जैसे हस्बैंड ने पे कर दिया और उसके बाद जॉइंट लोन ले लिया और लोन की रीपेमेंट दोनों मिलके कर रहे हैं। आई थिंक यही आप शायद पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। और जो बिल्डर के यहाँ पे है वहां पर भी अब प्रॉपर्टी जो अल्टीमेटली ज्वाइंट करवा ली, पहले इनिशियली सिंगल नेम में थी बुकिंग, बट रजिस्ट्री के समय बोला कि ज्वाइंट नेम में कर दो। तो अभिषेक जी, उस केस में एडवाइजेबल ये होता है कि अगर इनिशियली डाउन पेमेंट हस्बैंड ने कर भी दी और बाकी पेमेंट अगर लोन से हो रही है, तो एक तो जो लोन की रीपेमेंट हो वो दोनों हस्बैंड और वाइफ इक्वली रीपे करें। उसके लिए भी वो सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर लें, दोनों अपनी अर्निंग्स उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे और उसे सिंगल चेक आप पाते रहे बैंक को। और दूसरा जो डाउन पेमेंट है, मान लो 20% दे दिया, इक्विवेलेंट टू 20 लाख रुपीज, तो वो हस्बैंड ने दिया, तो वाइफ ग्रेजुअली ओवर द टाइम, मे बी 6 मंथ्स, मे बी 8 मंथ्स, धीरे धीरे करके 10 लाख रुपीज हस्बैंड को पे कर। कहने का मतलब हस्बैंड वो वाइफ के टूवर से किसी का लोन मान ले, ये 10 लाख रुपए का लोन हस्बैंड ने वाइफ को दिया है, जो वाइफ धीरे धीरे रीपे करेंगी, और उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन रखें कि इस तारीख को इतने रुपए वाइफ ने हस्बैंड को अपने बैंक अकाउंट से पे कर, जिससे कि क्लियर एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि इस प्रॉपर्टी अगर 1 CR में बाय हुई है तो 1 CR में 50 लाख हस्बैंड ने दिए, 50 लाख रुपए वाइफ ने दिए। अगर स्टैंप ड्यूटी गई है 8 लाख की, तो देखिए जी दोनों ने 4 लाख दिए। अगर हमने इंटरेस्ट कॉस्ट भी बियर करी है तो हमने दोनों ने 50% ही बियर करी। तो दैट इज द सॉल्यूशन। अगर इनिशियली एक पेमेंट हो भी जाती है तो उसको लोन मानते हुए आपस में एक दूसरे को पेमेंट करके उसको बराबर लें। टीडीएस रिक्वायरमेंट्स, फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप सब ये फॉलो कर भी रहे होंगे। तो अगर आप एक रेजिडेंट से, मतलब कहने का इंडियन पर्सन से अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो देयर इज सेक्शन 194IA। अगर प्रॉपर्टी का प्राइस 50 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको 1% टीडीएस काटना है। फ्रेंड्स एक छोटी सी हम मिस्टेक करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। ऑल्दो गवर्नमेंट इज नॉट स्ट्रिक्ट ऑन दिस केस, अभी तक गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस मैंने नहीं देखी इस केस में। लॉ के अकॉर्डिंग जब जब आप पेमेंट करेंगे तब तब टीडीएस काट के जमा करें, बट प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो लास्ट पेमेंट होती है फ्रेंड्स उस समय टीडीएस काट के जमा करवा दिया जाए। तो लॉ सजेस्ट दिस थिंग, लॉ की इंटरप्रिटेशन यही है, प्रैक्टिकली दिस इज हैपनिंग। और फ्रेंड्स इसके ऊपर अभी तक आई हैव नॉट सीन इन माय एक्सपीरियंस टिल डेट कि ऐसा कोई भी इसके ऊपर डिपार्टमेंट ने अभी इशू क्रिएट करे। अब आपने टीडीएस काटा तो जमा कब तक कराना है? 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ। फिर आपको फॉर्म 16B डाउनलोड करना है, जो कि आपको इशू करना है टू द सेलर। और अगर कोनर बाय कर रहे हैं तो फ्रेंड्स टीडीएस दोनों कोनर काटे। फॉर एग्जांपल 60 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों 30 लाख पे कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हस्बैंड भी टीडीएस डिडक्ट करे इस केस के अंदर 1% ऑफ 30 लाख, दैट विल बी 30,000 रुपीज। एंड सिमिलरली वाइफ भी डिडक्ट करे 30,000 रुपीज। ये सेपरेटली जमा कराएं, ये सेपरेटली जमा। फ्रेंड्स अगेन आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि हाँ जी हम 50-50% ऑनर। फ्रेंड्स अगर नॉन रेजिडेंट से बाय कर रहे हो, अगर आप स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट परचेज कर रहे हो और बेचने वाला कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया के बाहर है, ही मे बी इंडियन सिटीजन, मे नॉट बी, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो फ्रेंड्स अगर वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है तो आपको 20% टीडीएस काटना है। शॉर्ट टर्म है दैट इज लेस देन 2 years तो 30%। प्लस फ्रेंड्स इनकम टैक्स में सरचार्ज लगता है, प्लस सेस 4%। सॉरी। या फिर अगर फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, सेलर आपको ऑब्जेक्शन रेज करता है कि नहीं जी टीडीएस मत काटो या कम काटो, मेरा इतना प्रॉफिट ही नहीं है जी, मैंने 1 करोड़ में खरीदी थी, 1 करोड़ 10 लाख में बेच रहा हूं, सिर्फ 10 लाख का प्रॉफिट है, आप पूरे 1.1 CR पे मेरा 20% टीडीएस काट लोगे, मेरे लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा, फिर डिपार्टमेंट का रिफंड दूंगा। तो फ्रेंड्स आप अपनी मर्जी से टीडीएस के रेट को कम नहीं कर सकते। आप उस केस में सेलर को बोलें कि जी मुझे डिपार्टमेंट से सेक्शन 197 का सर्टिफिकेट लाए। फ्रेंड दिस इज टोटली ऑनलाइन एज ऑन डेट, और अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो फ्रेंड्स विद इन 30 days जनरली इट इज बीइंग इशूड। ऑनलाइन इशू होता है फ्रेंड्स, ड्यूली साइंड। वो सर्टिफिकेट की कॉपी आपको सेलर लाके दे दे। इसमें फ्रेंड्स रेट लिखा होगा, मे बी नील, मे बी सम लोअर रेट लाइक 3%, मे बी 6%। जो रेट लिखा हुआ है उसमें सरचार्ज जोड़ें, प्लस उसमें सेस जोड़ें, जो रेट एप्लीकेबल है उस ईयर पे, और आप टीडीएस काटें। फ्रेंड्स अगर नॉन रेजिडेंट से बाय कर रहे हैं तो कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं, जैसा हमने पीछे देखा यहाँ पे 50 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी हो
फ्रेंड्स यहाँ पे वट एवर द अमाउंट में भी, अगर 20 लाख की भी प्रॉपर्टी है तो फ्रेंड्स आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरा फ्रेंड्स, आपको फॉर्म 15 CAC भी सबमिट करना पड़ेगा, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फिर ये आपका ऑनलाइन फॉर्म जाता है फ्रेंड्स। ये कंप्लायंस है, जब भी आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे तो आपको ये कंप्लायंस करना है फ्रेंड्स। 10 नंबर लेना पड़ेगा। जब आप ये वाला टीडीएस काटते हैं फ्रेंड्स 194 आईए, तो यहाँ पे 10 नंबर नहीं चाहिए, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका पैन सफिशिएंट है। बट जब आप नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काटेंगे तो एज बायर फ्रेंड्स, एज बायर आपको एक नया नंबर लेना पड़ेगा, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। और फ्रेंड्स उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न, ये टीडीएस जमा होगा बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और जिस मंथ का टीडीएस है फ्रेंड्स वो वाला क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको एक कंप्लायंस और करना है, दैट इज कॉल्ड टीडीएस रिटर्न, वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। तो नॉन रेजिडेंट से अगर आप बाय करते हैं फ्रेंड्स, देयर आर लिटिल बिट मोर कंप्लायंसेस एज कंपेयर टू अगर आप रेजिडेंट से बाय करें। मगर ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्योंकि जब यहाँ पे कंप्लायंसेस ज्यादा है तो कॉन्सिक्वेंसेस भी ज्यादा है, तो कल को आपको इनकम टैक्स से प्रॉब्लम नहीं आ जाए। क्योंकि फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आपने ये फॉर्म सबमिट नहीं करा, देयर इज पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख, आपने टीडीएस कम काटा फ्रेंड्स, 1% इंटरेस्ट पर मंथ, फ्रेंड्स आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, ₹200 पर डे लेट फीस। फ्रेंड्स प्लीज इन सबको ध्यान रखें। और अगेन लास्ट में फ्रेंड्स, जिन वर्ड से मैंने स्टार्ट किया था उन्हीं वर्ड से मैं यहां पर खत्म करूंगा कि आपको असेट क्रिएट करना है, लायबिलिटी क्रिएट नहीं करनी। टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स प्लानिंग से पहले टैक्स मैनेजमेंट करना है, टैक्स हेल्थ चेकअप।